ठीक है, तो ये बात है जलीय मुक्त दिक् स्थान, और ये किसकी बात है, डोनर मुक्त दिक् स्थान की। अच्छा एक बात बताइए, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मुक्त दिक् स्थान हम बात कर रहे हैं, फ्री स्पेस की हम बात कर रहे हैं, तो फ्री स्पेस में क्या आता है, फ्री स्पेस में वो जगह आती है, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली आता है, जैसे कि मान लो ये जड़ है आपकी, ठीक है, जड़ पादप की, तो जो कोशिकाएं, जैसे ये इसकी कोशिकाएं हैं, तो ये क्या है इसका, ठीक है, ये कहलाता है इंटर सेल्यूलर स्पेस। सबको पता है क्या कहलाता है ये, इंटर सेल्यूलर स्पेस। तो इस ये स्पेस और बाहर मूल, यानी कि यहाँ पर ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपके आयनों का अंतर्ग्रहण हो सकता है। इसके अंदर किसी की जरूरत नहीं है, ना तो आपको निष्क्रिय अवशोषण की, ना सक्रिय अवशोषण की, किसी अवशोषण की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर बाहर की सांद्रता के अनुसार अवशोषण हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं मुक्त दिक्। समझ में आ गई। ये जो था इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया था कि जब जौ के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जौ की जड़ों को, जौ की जड़ों को उच्च सांद्रता, उच्च सांद्रता मतलब ऐसा विलयन जिसके अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, खनिज की जो सांद्रता थी वो क्या थी, ज्यादा थी। तो जब इसको देखा गया तो इसमें देखा गया कि कुछ हद तक तो इसको क्या करते हैं पादप अवशोषित करते हैं जड़ों द्वारा, कुछ हद तक तो इसको अवशोषण किया जाता है, लेकिन एक समय के बाद उन्होंने देखा कि ये वापस इसमें से बाहर आने शुरू हो गए, वापस इसमें से क्या हो गए बाहर आने, यानी कि जो सॉल्ट जिन्होंने अवशोषण किया था उनमें से कुछ क्या हो गए बाहर आने शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा था कि ये क्या चीज है कि भाई जो अवशोषित हो रहे हैं वो बाहर कैसे आ रहे हैं। तो जब उन्होंने इसको देखा तब उन्होंने कहा कि रूट के अंदर, मूल के अंदर या पादप के अंदर कुछ ऐसे मुक्त स्थान होते हैं जहां पर ये पादप क्या कर सकता है, बिना किसी भी चीज के ये क्या करता है अपना अवशोषण करता है, और उसके बाद वहीं से अगर वहां पर सांद्रता ज्यादा हो जाए तो वहीं से बाहर जाता है। मतलब ये मुक्त स्थान है, यहाँ पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। जब इसको जरूरत पड़ेगी, जब इसमें जगह खाली है तब इसने ले लिया, और जब इसकी जगह भर गई, जब ये अब नहीं ले सकता तो ये क्या करता है फिर बाहर निकालना शुरू कर देता है। तो उसके हिसाब से फिर उन्होंने दो बताए थे, एक बताया था उन्होंने जलीय मुक्त दिक् स्थान, और एक उन्होंने बताया था टोनन मुक्त दिक् स्थान। जलीय मुक्त दिक् स्थान क्या होता है, जब जल की सांद्रता के अनुसार पादप खनिजों का अवशोषण करते हैं, कहाँ पर सेल और सेलुलर स्पेसिस में, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसिस में, तब उसे बोलते हैं हम जलीय मुक्त दिक् स्थान। इसमें कोशिका भित्ति और अंतर कोशिकीय स्थल इसमें आते हैं, ठीक, जलीय मुक्त दिक् स्थान में। और डोनन मुक्त दिक् स्थान में क्या आता है आपका, कार्बोक्सी अम्ल की उपस्थिति के कारण। क्लियर बच्चों, चलिए, तो ये तो हुआ आपका विसरण दिक् स्थान अवधारणा। किसी को इसमें रिलेटेड कोई भी डाउट है तो बताइए, इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट। हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं देते भाई जवाब, हमें मान के चल रहे हैं आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो तो आप लोगों को समझ आ रहा है। अगला है आपका देखा, खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि। खनिज लवण का कैसे अवशोषण होता है, तो इसके लिए दो तरीके से अवशोषण हो सकता है।
दो टाइप से अवशोषण हो सकता है इसका, एक तो है सक्रिय अवशोषण और एक है इसका निष्क्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन, वैसे इसके बारे में हम थोड़ी बहुत बात पहले कर चुके हैं, सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण क्या होता है, जिसके अंदर जो कोशिकाएं हैं, पादप की मूल की जो कोशिकाएं, जब वो सक्रिय रूप से भाग लेती है, यानी कि जब उन्हीं के काम करने के कारण जब अवशोषण होता है, तब उसे हम कहते हैं सक्रिय अवशोषण। यानी कि जब उनको सांद्रता के विपरीत अवशोषण करना पड़ता है, तब उसको हम कहते हैं सक्रिय अवशोषण। और इसका सबसे अच्छा क्या होता है कि इसमें एटीपी यानी कि एनर्जी, एटीपी क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल है कि नहीं, तो एटीपी यूज होता है, यानी कि एटीपी की आवश्यकता होती है। ठीक है। और निष्क्रिय अवशोषण क्या होता है, निष्क्रिय अवशोषण होता है जिसमें पादप के मूल की कोशिकाओं का कोई क्रिया नहीं है, यानी कि उनकी कोई क्रिया नहीं है, वो बिना अपनी किसी क्रिया के कार्य करते हैं, बस अवशोषण करते हैं लेकिन अपनी कोई क्रिया वो करते नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखें कि ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन जब होता है, ट्रांसपिरेशन के दौरान क्या होता है, पादप नीचे से पानी को खींचता है किसकी वजह से, ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन की वजह से। तो उसकी वजह से नीचे से पानी खिंचता है और उस पानी के साथ साथ क्या हो रहा है, खनिजों का भी अवशोषण हो रहा है। तो वो क्या है, निष्क्रिय, कर तो मूल ही रहे हैं लेकिन वो खुद अपनी कोई क्रिया नहीं कर रहे, ऊपर से क्रिया हो रही है जिसके द्वारा वो अवशोषण कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, निष्क्रिय अवशोषण होता है। और इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर एटीपी की आवश्यकता क्या है बच्चों, नहीं है इसको। क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम सबकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निष्क्रिय खनिज लवण अवशोषण। ठीक है, निष्क्रिय खनिज लवण अवशोषण, जब कोई क्रिया नहीं हो रही है, निष्क्रिय रूप से, मैंने आपको बता दिया इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसको कहते हैं निष्क्रिय खनिज लवण अवशोषण। इसके अंदर कई सारे सिद्धांत इसके अंदर दिए गए हैं। सबसे पहला सिद्धांत है विसरण सिद्धांत। मेरे ख्याल से ये सब बता, इस वाले सिद्धांत को तो बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं, नाम से आपको समझ में आ गया। डिफ्यूजन थ्योरी, विसरण सिद्धांत, यानी कि जब विसरण के अनुसार विसरण के अनुसार जब पानी का अवशोषण मृदा में से हो रहा है, तब उसे हम कहते हैं विसरण सिद्धांत। यानी कि बाहर जिस आयन की सांद्रता ज्यादा है, वो क्या होता है, विसरण अपने, यही होता है डिफ्यूजन, विसरण, सांद्रता के अनुसार जिसकी सांद्रता बाहर ज्यादा है उसका अंदर क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। इसको लेकर कई सारे वो भी दिए गए थे, चैनल प्रोटीन, बताया था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले। चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन क्या होते हैं, चैनल प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो पूरी की मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं, जैसे ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इस तरीके से लगे हुए हैं जो अंदर से पूरे बाहर तक, पूरे बाहर अंदर। तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं, सांद्रता के अनुसार
किसी भी आयन को जो जिसकी सांद्रता बाहर की ओर ज्यादा है उसको लेते हैं और उसको अंदर की तरफ छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको केमिकल पोटेंशियल भी बोलते हैं, कंसेंट्रेशन सांद्रता के अनुसार इसको केमिकल पोटेंशियल भी बोलते हैं बच्चों। केमिकल पोटेंशियल यानी कि आपका रासायनिक विभव। सभी आयनों के आवेश का या बल का कुल मान। जितने भी आयन बाहर मौजूद हैं, कहाँ पर, आपके वातावरण में, मृदा में। वातावरण से मतलब मृदा की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मूल की मृदा की, मूल के वातावरण की बात कर रहे हैं, और मूल का वातावरण क्या होगा, मृदा। ठीक है, तो मृदा में मौजूद जितने भी आयन हैं उन सबके आवेश का बल या फिर उनका कुल जितना भी मान है, उन सभी का योग क्या कहलाता है, रासायनिक विभव। ठीक है, मैंने बताया कि आपको चैनल प्रोटीन के माध्यम से होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, चैनल प्रोटीन होते हैं, चैनल प्रोटीन के माध्यम से होता है। और ये चैनल प्रोटीन कैसे होते हैं, पारजल्दी यानी कि ट्रांसमेम्ब्रेन होते हैं। ये अंदर से लेकर बाहर तक ये लगे रहते हैं, और सांद्रता के अनुसार जो जिसकी सांद्रता बाहर ज्यादा होगी उसको लेते हैं और उसको अंदर की तरफ क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी थी जब हम वाहक प्रोटीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनको हम ये बोलते हैं, चैनल प्रोटीन को, कि ये छिद्र के रूप में, भाई आपकी झिल्ली है, झिल्ली में मौजूद है, तो हम ये कहते हैं कि छिद्र के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कोई झिल्ली है, उसके अंदर आपने छेद कर दिया, ये इसमें छेद हो गया, तो यहाँ से क्या हो सकता है, जिसकी सांद्रता ज्यादा होगी वो इसके अंदर, इस छिद्र से अंदर की तरफ जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, होता है कि नहीं होता है। जैसे हमारे घर में हम नाली कहते हैं, नाली बनी हुई है, तो जब पानी ज्यादा होने लगता है तो नाली से अपने आप अंदर बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है, नाली के द्वारा। तो वही ऐसी ये क्या है, छिद्र है, यानी कि झिल्ली में एक छिद्र बना हुआ है बाहर, जिसकी सांद्रता ज्यादा होती है वो इस छिद्र के द्वारा क्या होता है, अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके चैनल प्रोटीन, और ये क्या है आपकी विसरण अवस्था, विसरण की धारणा। समझ में आई सबको, विसरण की अवधारणा। क्लियर है, चलो। लेकिन इसको भी पूरी तरह नहीं माना गया। वही एक चीज है कि ये तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सांद्रता के बारे में, कि जिसकी सांद्रता बाहर है वो क्या होगा, अंदर जाएगा। लेकिन जिसकी सांद्रता बाहर नहीं है ज्यादा, वो फिर भी अंदर जा रहा है, तो वो कैसे जा रहा है, ये इसको नहीं समझा रहा है ना, क्योंकि ये तो केवल किस पर बात कर रहा है, विसरण की अवधारणा है, तो विसरण पर बात कर रहा है। विसरण किस पर बात करता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो इसमें साइंटिस्टों का ये मान कहना था कि अच्छा, तो जिसका सांद्रता बाहर ज्यादा नहीं है फिर उसका अवशोषण कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो। अगला है आपका कैरियर मीडिएटेड। कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन, यानी कि कैरियर के द्वारा वाहक प्रोटीन के द्वारा जो विसरण होता है उसको कहते हैं हम कैरियर मीडिएटेड। ये भी है डिफ्यूजन ही। चैनल तो क्या थे, चैनल बेसिकली क्या थे, चैनल तो हमने कहा था कि एक तरह के गेट है, जो गेट लगे हुए हैं, जब बाहर सांद्रता ज्यादा हो जाती है तो खुल जाते हैं और अंदर आ जाते हैं। तो ये सबके लिए, ये किसके लिए, सबके लिए। ठीक है, किसके लिए काम करते हैं, ये सबके लिए काम करते हैं, जिसकी भी सांद्रता बाहर ज्यादा होगी वो आ जाते हैं। ये भी सांद्रता के अनुसार ही काम करते हैं। कैरियर वाहक, इसको बोलते हैं वाहक माध्यमिक या वाहक, वाहक माध्यमिक विसरण।
वाहक माध्यमिक विसरण या वाहक वाहक माध्यमिक विसरण या वाहक सुगमित विसरण, ठीक है। इसको बोला जाता है, ये होता है सांद्रता के अनुसार, यानी कि झिल्ली झिल्ली पर ये मान लो कैरियर प्रोटीन लगा हुआ है कोई, कैरियर की वहां काम करते हैं बच्चों, जहां हम निष्क्रिय की बात करेंगे, सक्रिय की बात करेंगे, सक्रिय अवशोषण की, वहां पर भी कैरियर ही काम करते हैं। दरअसल ये कैसे वाहक होते हैं, ये जहां ये काम करते हैं केवल किसी स्पेसिफिक या किसी विशेष आयन के लिए। ये किसके लिए थे, सबके लिए। चैनल प्रोटीन्स किसके लिए थे बच्चों, सबके लिए। लेकिन वाहक प्रोटीन, वाहक के अनुसार वाहक माध्यमिक विसरण क्या होता है, किसी विशेष आयन के लिए। मान लो ये वाला वाहक पोटेशियम के लिए है, या केवल पॉजिटिव चार्ज के लिए, पोटेशियम वाली जो वो होते +1 पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पोटेशियम, केवल इनके लिए, तो केवल इनको ही लेके जाएंगे, किसी और को ये लेके नहीं जाएंगे। अगर मान लो बाहर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है, तभी इस वाहक के द्वारा पोटेशियम को कहाँ लाया जाएगा, अंदर लाया जाएगा। ऐसे ही अगर सोडियम की मात्रा ज्यादा है, तभी इस वाहक के द्वारा सोडियम को कहाँ लाया जाएगा, अंदर लाया जाएगा। जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज के लिए है तो क्लोराइड, ठीक है, और आपके हो गया मान लो हीलियम, हीलियम नहीं होता है, और जितने होते हैं जैसे O2 माइनस मान लो, ठीक है, N2 माइनस, इनके लिए तो केवल इन्हीं को ही अंदर लेके जाएगा, ठीक है। इनके साथ संलग्न होना, और इनको कहाँ लेके जाएगा, अंदर लेके जाएगा, जिसमें से इनको तो बाहर निकाल देगा और खुद इनसे अलग हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और वैसे ही किसका रहता है, पोटेशियम और सोडियम का रहता है, इसका जैसे इस वाले वाहक का है। यानी कि वाहक माध्यमिक विसरण या वाहक सुगमित विसरण वो विसरण कहलाता है जिसमें वाहक के द्वारा किसी विशेष आयन का क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट, यानी कि उसका अंतर्ग्रहण किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, किसी विशेष आयन का। इसके अंदर चैनल के अंदर सबका था, जिसकी भी सांद्रता बाहर जो ज्यादा होगी वो चैनल के द्वारा अंदर आ जाएगा, चैनल प्रोटीन के द्वारा ये लेके जाते हैं, लेकिन किसी विशेष आयन को। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन और चैनल प्रोटीन डिफ्यूजन में ये अंतर होता है, वाहक माध्यमिक विसरण या चैनल प्रोटीन के द्वारा विसरण, दोनों में अंतर ये होता है। लेकिन दोनों की जो विरोध थे वो सेम थे, कि ना तो हमें इसमें पता चल रहा है कि जो सांद्रता के अनुसार नहीं है वो कार्य कैसे करेंगे, और ना ही हमें इसमें पता चल रहा है कि जो सांद्रता के अनुसार नहीं है वो कार्य कैसे करेंगे, ठीक है, दोनों में। तो ये तो दोनों ही थ्योरी इस बात को लेकर रिजेक्ट हो गई। अगला है आपका द्रव्यमान प्रवाह सिद्धांत। द्रव्यमान प्रवाह सिद्धांत जो अभी मैंने आपसे बात करी थी, जब मैंने आपकी शुरू करा था निष्क्रिय अवशोषण, मास फ्लो थ्योरी, वही वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जब ट्रांसपिरेशन होता है, जब पानी बाहर जाता है ट्रांसपिरेशन में, वाष्पोत्सर्जन में, तो पानी के साथ जिन लवणों का अवशोषण हो रहा है वो होता है मास फ्लो थ्योरी, यानी कि इसको बोलते हैं मास फ्लो थ्योरी, द्रव्यमान प्रवाह सिद्धांत, ठीक है। द्रव्यमान प्रवाह सिद्धांत, मास फ्लो थ्योरी। तो जिसका जब वाष्पोत्सर्जन होता है, तो मैंने बताया वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होगा, मृदा से जबरदस्ती पानी का क्या हुआ हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। तो उसमें जड़ तो कोई काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही है ना, वो तो केवल क्या कर रही है, अवशोषण का काम कर रही है, लेकिन खुद से नहीं कर रही है, क्योंकि ऊपर से बल लग रहा है उन पर, वाष्पोत्सर्जन बल लग रहा है, इस वजह से वो क्या कर रही है, अवशोषण कर रही है। तो इसके लिए वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जितना भी पानी अवशोषित हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है आपका द्रव्यमान प्रवाह सिद्धांत। क्लियर है बच्चों, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी वही चीज है कि कैसे हो रहा है, जिनकी सांद्रता कम है,
हमने कहा सांद्रता कम है, वो फिर भी हो रहे हैं, लेकिन हमने देखा था कि बिना, अगर हम जाइलम को रोक दें, इस जो पानी है उसका कहाँ से होता है, जाइलम से होता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जाइलम से हो रहा है। तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, जाइलम को क्या किया, बंद कर दिया, जाइलम को रोक दिया। तब उन्होंने देखा कि जाइलम को रोकने के बाद, जाइलम को बंद करने के बाद भी कुछ ऐसे आयंस होते हैं, कुछ ऐसे चार्ज है, आवेश है, जिनका अवशोषण हो रहा है। तो उनका अवशोषण कैसे हो रहा है वो उनको भी नहीं पता। क्लियर बच्चों? तो ये होता है द्रव्यमान प्रवाह सिद्धांत। तो ये आपका आज का अंतर्ग्रहण। इसके बाद आप लोगों का जो भी है वो हम कल करेंगे। तो जितना भी आप लोगों को आज कराया है आप इसको पढ़ के आइए, बाकी की चीज आपको कल कराएंगे। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो आपको पढ़ाया जाता है उसे आप डेली की डेली पढ़िए, ठीक है? तो जो आज कराया वो आप कल कराइए, बाकी की बात आपसे कल करेंगे। थैंक यू।